नशा निरोधक दिवस के अवसर पर हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित ऑनलाइन गुफ्तगू विषय नशा अर्थात नशा में आप सभी गणमान्य वक्ताओं डॉक्टर SP जायसवाल जी, HOD KGMC, जानी मानी प्रसूति शास्त्री, डॉक्टर विराट वर्मा जी, जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ, एवं श्री उमाशंकर दुबे जी, अध्यक्ष लखनऊ जन कल्याण समिति का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हमारे दर्शकों का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और अब आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ कि आप सबने अपना कीमती समय हमें दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस है। नशीली वस्तुओं और मादक पदार्थों के निवारण हेतु राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 दिसंबर 1987 में यह नियम पारित किया था और तब से अब तक हर साल 26 जून को नशीली पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताने और जागरूक करने हेतु यह दिवस मनाया जाता है। नशा एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे इंसान को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। नशा करने की लत जिसे लग जाती है वो कहीं ना कहीं इस नशा को करने के लिए कोई भी जुर्म करता है, किसी भी हद तक जा सकता है। आज महिलाएं भी नशा के लत से पीछे नहीं हैं। वो भी अपने स्टेटस सिंबल को बनाने के लिए या कहीं ना कहीं किसी तनाव से अवसाद से मुक्ति पाने के लिए नशा कर रही हैं। आज दुनिया में लाखों महिलाएं ऐसी हैं जो अपनी किसी भी दशा को सही करने के लिए नशे का सहारा ले रही हैं और कहीं ना कहीं शारीरिक और मानसिक रूप से विक्षिप्त हो रही हैं। आज हमारे बीच जाने वाली डॉक्टर SP जायसवाल जी मौजूद हैं। मैं डॉक्टर साहिबा से गुजारिश करती हूँ कि महिलाओं में बढ़ती हुई नशे की लत और उनके निवारण हेतु हमें कुछ सुझाव दें और अपने विचार साझा करें। धन्यवाद रूपल जी, आपने बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट आज चुना हुआ। जैसा कि आपने भी बताया, अंतर्राष्ट्रीय नशा दिवस है, उसी के की वजह से हम लोग साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। मैं आपको यह बताऊंगी कि महिलाओं का जो हर ग्रुप होता है नशा से पीड़ित है। जैसे कि एडोलेसेंट एज ग्रुप है, आजकल इतना ज़्यादा पीयर प्रेशर हो गया है, पढ़ाई का प्रेशर हो गया है, स्कूलों का हो गया है, तो उस चक्कर में भी हमारे जो यंग गर्ल्स हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। पहले हम लोग सोचते थे कि नहीं, ये शायद नशा जो है दूसरी गांव की महिलाएं करती हैं, तो गांव की महिलाएं से बीड़ी, तंबाकू, हुक्का, ये सब आज उतनी कॉमन नहीं है, बहुत पुराने जमाने की है और पुराने वाले लोग अभी भी कंटिन्यू करते जा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम जो है अब वो शहरों में भी आती है। शहरों की लड़कियां जो यंग गर्ल्स हैं, इवन अनमैरिड वुमेन, ये दे आर ऑल रूमिंग हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ चल घूमते हैं, लोगों के दोस्त हैं बहुत सारे। और आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि अपने घर के पेरेंट्स से कोई भी सलाह लेना नहीं चाहते, ये बाहर के लोगों का सलाह ज़्यादा पसंद करते हैं और बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर दे इन्वॉल्व इन ऑल दीज थिंग्स। उस समय शायद उनकी सोच इतनी अच्छी नहीं होती है, समझ नहीं होती है और उसकी क्या क्या दुष्परिणाम होंगे इसके बारे में भी उन्हें बहुत ज्ञान नहीं होता। अब हम नशा के बारे में बताएं आपको, तो नशा किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे तम्बाकू है, सिगरेट है, अल्कोहल है, पान है, इनके सबके अलग अलग ड्रग एडिक्ट हैं, ये सबके अलग अलग इफेक्ट होते हैं। जैसे कि आप छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, मुंह में गुटखा डाल के, पान डाल के घूमते रहना, दैट ऑल्सो कैन कॉज आपका टंग कैंसर, उससे टंग कैंसर हो सकता है। स्मोकिंग से लंग कैंसर हो सकता है। अभी और लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएंगे। क्योंकि आपने महिलाओं के विषय में बात किया है तो मैं अपने आप को महिलाओं के ही उसमें रिस्ट्रिक्ट करना चाहूँगी। अब ये तो हमने यंग गर्ल्स के बारे में बताई, इससे जो होता है सेक्सुअल एक्टिविटी, अनसेफ सेक्स, इस तरह की प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस है। लेट नाइट पार्टी में गए, अल्कोहल ले लिया, तो उसके बाद दे आर नॉट एबल टू व्हाट दे आर डूइंग टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, तो इसमें ये एक्सीडेंटल ये सब हो सकता है। दूसरी चीज़, जैसे मैरिड वुमेन है, अगर मैरिड वुमेन स्मोकिंग कर रही है या अल्कोहल कर रही है, ले रही है, तो इसका असर उसी के ऊपर नहीं बल्कि उसके होने वाले बच्चे पे भी होता है। तो उससे क्या होता है, बच्चे की ग्रोथ कम हो जाती है, ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस हो सकते हैं, इवन समटाइम इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी ऑल्सो। तो दिस इज नॉट सेफ एट ऑल। तो अब ठीक है, समाज में, सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें चलने लगी हैं, लेकिन लोग अगर ये सोच के करना चाहिए, कर रहे हैं या इसके पीछे क्या परिणाम है, उनके दिमाग में ये रहना चाहिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत सेफ है। हर ग्रुप के
एल्डरली एज की महिलाएं अगर स्मोकिंग कर रही है, तंबाकू मतलब तंबाकू की अभी पी रही गाँव की महिलाएं, सिगरेट तो हमारे यहाँ महिलाएं जरा कम ही पीती हैं। ये विदेशी महिला अल्कोहल काफ़ी कॉमन हो गया है, इवन यंग एज में भी बहुत हो गया है। तभी मैंने बताया ना कि अल्कोहल लेने से अगर एक दिन में 50 सिगरेट पी रही तो बच्चे की उसकी ग्रोथ बहुत ही कम हो जाएगी, बच्चा पेट में नहीं बढ़ पाएगा। तो समटाइम ऐसा कि मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि कभी कभी ये वांछपन का भी कारण होती है, तो उस कंडीशन में हम लोगों को समझाना पड़ता है कि अल्कोहल सिगरेट ये सब चीज़ें आप बंद कर लो इफ यू आर प्लानिंग फॉर द प्रेगनेंसी। समटाइम देयर इज चांसेस ऑफ प्रीटर्म डिलीवरी, बच्चा कम दिन का भी बाहर पैदा हो सकता है, डिलीवरी के समय प्रॉब्लम हो सकती है, पीपीएच में जा सकती है, पोस्ट डिलीवरी देयर इज चांसेस ऑफ डिप्रेशन, साइकोसिस, जो कि समटाइम पोस्टपार्टम साइकोसिस इज अ फिनोमेना रिपोर्टेड। हाँ, लेकिन इसके साथ एसोसिएटेड हुआ तो और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस। इसके लिए कुछ उपाय या ऐसा कुछ बताना चाहेंगे डॉक्टर साहब की जिससे जो मैं तो- महिलाएं हैं वो ये सोचें और अपने अपने भविष्य का या अपने शरीर का ख्याल रखें? जी जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा किया है, कहा ये प्रश्न पूछा है। देखिए नाउ डेज क्या है, हमारा फैमिली जो हो गई वो एकल फैमिली हो गई है, जिसमें हमारे दादा दादी सास ससुर ये साथ में नहीं रहते हैं। बच्चों के दादा दादी के रहने से उनको मॉरल सपोर्ट बहुत होता है, प्लस वो एक निगरानी का भी काम करते हैं कि बच्चा कहाँ जा रहा है, कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, आप घर में बात कर रहा है, नहीं बात कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, इररिलेवेंट टॉक कर रहा है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि वर्किंग वुमन हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, बच्चा घर में कौन देखेगा, वर्कर है, अगर सर्वेंट है तो सर्वेंट तो अपने हिसाब से उसको पालेगा, हो सकता है वो खुद भी ड्रग एडिक्ट हो, बच्चों के साथ में लगा ले, आजकल ऐसे केसेस चांसेस हो। तो उसके लिए उपाय यही है कि एक तो अगर पॉसिबल हो तो घर में घर का कोई फैमिली मेम्बर जरूर है, बड़े लोगों के नाम पे, जैसे कि चाहे उसके दादा हों चाहे उसके नाना साइड से हो, कोई ना कोई साथ में जरूर रहना चाहिए। दूसरा, अगर वर्किंग वूमेन है तो भी उसको अपने बच्चे को सफिशिएंट टाइम देना चाहिए, उसकी काउंसलिंग करना चाहिए इवन सिंस बिगनिंग। ये नहीं कि वो एडोलेसेंट 16, 17, 18 साल का हो गया, जब आपकी बात सुनना उसने एकदम बंद कर दिया। जब आप उसको ग्रो कर रहे हैं 5, 6, 7 ईयर से ही उसको थोड़ा थोड़ा उसको आप मैनर सिखाइए कि ऐसे करना है, ये सब चीज़ें खराब इसको नहीं करना है, इस तरह की चीज़ों का आप उसको काउंसलिंग एंड अफेक्शन इज द ओनली आंसर, ये मेरा कहना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मेरा मानना है कि आपके जो विचार हैं उससे महिलाओं में जरूर परिवर्तन आएगा, सकारात्मक परिवर्तन आएगा। यह सर्वविदित है कि नशे की संस्कृति युवा पीढ़ी को गुमराह कर रही है। नशे की कितनी जानलेवा तौर तरीके इजाफे हो रहे हैं। स्कूलों के बाहर और कॉलेजों के बाहर नशीले पदार्थ जो हैं वो आइसक्रीम और टॉफियों के रूप में मिल रहे हैं। शराब, सिगरेट, तम्बाकू एवं ड्रग्स जैसे जहरीले पदार्थों का सेवन करके युवा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा नशे का शिकार हो रहा है। आज फुटपाथ और रेलवे प्लेटफॉर्म पर रहने वाले बच्चे भी नशे की चपेट में आ चुके हैं। मैं डॉक्टर विराट वर्मा से, जो कि जाने वाले बाल रोग विशेषज्ञ हैं, मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह से जो बच्चे हैं उनको नशे की लत से दूर रखा जा सकता है और जिनमें नशे की लत लग चुकी है उनको किस तरह से उनको सही किया जा सकता है, उनकी काउंसलिंग की जा सकती है। देखिए, जहाँ तक बच्चों के ऊपर दुष्प्रभाव की बात है तो दुष्प्रभाव तो पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि लेट कंसेप्शन, प्रीमेच्योर डिलीवरीज, लो बर्थ वेट, ये अपने आप में ही एक बड़ा प्रॉब्लम है। जो बच्चा जन्म से ही दिमागी तौर पर और शारीरिक तौर से कमज़ोर है वो आगे चलकर जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए सीधी सी बात है कमज़ोर साबित हो। आज की जो मेन समस्या है वो ये है कि जो बच्चे घर से बाहर निकल रहे हैं और सोसाइटी में अपने आप को सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में आके या अपने दोस्तों के ऊपर एक रुआब झाड़ने के चक्कर में कुछ नशीले पदार्थों का प्रयोग करने लगते हैं। जैसे सिगरेट बड़ा कॉमन सी चीज़ें हर जगह आसानी से अवेलेबल है। पान मसाला जाने कितने बच्चों को मैंने देखा है रोड के किनारे खड़े होकर पूरी अफ्रीका। तो ये इतना कॉमन हो गया है आज की डेट पे और बच्चों के अंदर बड़ा एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है कि हाँ ये मैं बड़ा स्टेटस सिंबल टाइप की चीज़ हो गई। जो घरों से पैसों से जिनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर तो ये प्रॉब्लम्स आती है कि उनको कोई प्रॉब्लम है नहीं पैसे से, तो उनको आसानी से ये चीज़ें अवेलेबल हैं। कुछ जो गरीब तबके का बच्चा है, जो अनाथ है या जो रोड के किनारे रहता है, उनसे भीख मंगवाने के लिए या मानव तस्करी के चक्कर में उनके साथ में नशे का उपयोग कराया जाता है।
जहाँ तक ये तो वे जो बच्चे करते हैं अपने आप नशे का उपयोग, और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो मासूम हैं जिनको पता भी नहीं कि नशा होता क्या है और वो अनजाने में नशे का शिकार हो रहे हैं। जैसे पेरेंट्स अगर घर पे सिगरेट पीते हैं, अपने उसी कमरे में बच्चे भी हैं, तो सीधी सी बात है, जो पेरेंट्स तो अपना सिगरेट पी रहे हैं और धुआं जा रहा है फेफड़े के अंदर, बट बच्चा बेचारा मासूम है, उसको पता भी नहीं है कि वो चाहे अनचाहे में वही धुआं बच्चा भी ले रहा है, और जितना उसका असर माँ बाप को दुष्प्रभाव नहीं होगा उससे ज़्यादा दुष्प्रभाव बच्चे के ऊपर है, क्योंकि बच्चा तो उसको बहुत अच्छे से फूंक के निकाल भी नहीं सकता, जितना उसके अंदर गया वो पूरा एब्जॉर्ब ही होना है। तो लॉन्ग टर्म में इन चीज़ों के दुष्प्रभाव पता चलते हैं, तुरंत तो पता नहीं चलते, लेकिन लंबे समय पे अगर देखा जाए तो ये चीज़ें आगे चलकर बच्चे को मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, उसकी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से काफ़ी परेशान कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ ऐसा आप बताएंगे कि बच्चा जो है वो इन सब चीज़ों से सेफ रहे, या जिनके पेरेंट्स जो है वो इस लत का शिकार नहीं है, जी। लेकिन कई बार बच्चे जो हैं वो स्कूल की वजह से या फ्रेंड्स की वजह से, पीयर ग्रुप की वजह से इस सब चीज़ों की लत लगा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा सुझाव देना चाहेंगे कि वो किस तरह से उससे बचे रहें, या उनके पेरेंट्स के लिए कि किस तरह से अपने बच्चे को सेफ रखा जा सकता है? मेरा मानना है कि बच्चों के लिए उसके सबसे बड़े रोल मॉडल माँ बाप हैं। अगर बच्चा अपने माता पिता को सिगरेट पीते हुए या शराब पीते हुए देखता है, तो उसके दिमाग में जो एक इमेज बनती है कि ये तो मेरे पापा करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो नॉर्मल सी चीज़, मतलब मेरे पापा करते हैं तो अच्छा ही होगा, मेरी मम्मी करती है तो अच्छा ही होगा। तो वो जो एक बच्चे के अंदर हेजिटेशन होना चाहिए इन चीज़ों को लेके कि ये ख़राब चीज़ है या अच्छी चीज़ है, वो वहीं से ख़त्म हो जाती है। जैसे ही बच्चा बाहर सोसाइटी में निकलता है और उसको जहाँ मौका मिलता है, घर पे तो आप चलो मना कर दोगे, बाहर निकलने के बाद में तो बच्चे के ऊपर कोई कंट्रोल है नहीं, बच्चे को जो उस समय सही लगेगा तो वो करेगा, और अपने पीयर प्रेशर में आके अक्सर बच्चे ये कदम उठा लेते हैं कि एक कोई दोस्त पीता है तो साथ में चलो चलाओ, देखता हूँ पापा तो पीते हैं, क्या मज़ा आता है। तो मेरा मानना यही है कि अगर बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर रखना है तो बचपन से लेकर ही उनके दिमाग में एक चीज़ बैठानी होगी कि हाँ, नशा खराब चीज़ है, और सीधी सी बात है कि अगर बच्चा इन चीज़ों को ना करे, हम खुद ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा इन चीज़ों से दूर रहे, तो हमें खुद अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखना होगा। बच्चे को क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में बिजी रखना इज़ द ओनली रिक्वायरमेंट राइट नाउ। बच्चे जब खाली दिमाग होते हैं तो कुछ ना कुछ शैतानी करेंगे, तो उनको जितना आप क्रिएटिव माइंड रखोगे, जितना उनको पॉजिटिव वे में बिजी रखोगे, वो उतना ही अच्छा रहता है और बच्चे उतना ही उन चीज़ों से दूर रह सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अब जो हमारा समाज है वहाँ पर दिन पर दिन जो है वो नशे की आदत बढ़ती जा रही है। प्रदेश सरकार और भारत सरकार की कई स्कीमें चली, कई तरह के नशा निरोधक केंद्र खोले गए, कितने तरीके के जो संस्थान हैं उनको लगाया गया नशे को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो ये मादक पदार्थ हैं इनकी जो खेती की जा रही है उसकी वजह से समाज में नशा जो है वो बंद नहीं हो रहा है। शायद सरकार को इससे काफ़ी पैसा मिलता है, इसलिए सरकार ये सब केंद्र को खोल रही है, सब कर रही है, लेकिन वो फिर भी जो है वो नशे को रोकने में, नशे की लत को रोकने में कहीं ना कहीं नाकामयाब हो चुकी है। हमारे बीच श्री उमाशंकर दुबे जी हैं जो कि लखनऊ जन कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी कि समाज में बढ़ते नशे की लत को किस तरह से रोका जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद रूपल जी, आपने आज के इस अवसर पर इस मुद्दे को उठाया और डॉक्टर साहब ने, हमारे दोनों विशेषज्ञों ने बहुत विस्तार से इस पर चर्चा की। देखिए, एक नशा एक हमारे देश की जो है राष्ट्रीय स्तर की एक बीमारी हो गई है और खासकर युवाओं में एक ग्लैमर सिस्टम बन गया है कि हम नशा करेंगे, जो और बिजनेस क्लास, सर्विस क्लास, एक हाई फाई सोसाइटी में अगर जो नशा नहीं करता है तो उसको बैकवर्ड माना जाने लगा है। हमें इस बीमारी को सबसे पहले मन से निकालनी होगी। और दूसरी चीज़, जैसे आपने बचपन से एक बात सुनी होगी कि संगत का असर होता है, खान पान का असर होता है। हम जैसा खाते हैं, जो पीते हैं, उसी तरह का हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क काम करता है और उसी तरह का हमारी कार्यप्रणाली होती है। आज समाज में जो अपराध बढ़ रहे हैं, चाहे किसी महिला का अपराध हो या अन्य प्रकार के भ्रष्टाचार हो, ये सब कहीं न कहीं इस नशा का ही एक सबसे बड़ा कारण है।
युवाओं में भी ये बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ सरकार की जो आपने बात कही, सरकार को भी इसमें तमाम अभियान चलानी है। सरकार को भी सामाजिक स्तर से इसे सोचना होगा। निश्चित तौर पर टैक्स मिलता है, आमदनी होती है, और जब तक सरकार की आमदनी नहीं होगी तो देश और प्रदेश का विकास संभव नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं व्यक्ति को स्वस्थ रखना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। सरकार के साथ साथ सामाजिक संगठनों की, हम सब की एक सिविलियन की अगर हम बात करें तो हमारी जिम्मेदारी है। रही बात इसको रोकने की, तो देखिए मैं आपको बताऊं, पिछले 3 सालों में मैंने एक छोटा सा प्रयास किया और लगभग 100 से अधिक लोगों को हमने, ये नहीं कह सकते हैं कि उनको नशा छुड़वा दिया, लेकिन कम कराया है। और सिर्फ कम कराए, मैं इसलिए आंकड़ा बता रहा हूँ कि उन्होंने जो नशा करते थे वो धीरे धीरे उन पर सुधार आ रहा है। एक छोटा सा प्रयास हमने शुरू किया था। और दूसरी चीज, 4 से 5 लोग ऐसे हैं जो 2-2.5 सालों में कम करते करते आज के समय में कह सकते हैं कि उन्होंने नशा छोड़ दिया। सबसे बड़ी चीज, इसको छोड़ने के लिए काउंसलिंग की जरूरत है, उनकी काउंसलिंग की जरूरत है। हम अपने कपड़े से प्रेम करते हैं, अपने परिवार बच्चों से, अपनी सर्विस से, रोजगार से, अपने दोस्तों से, नातेदार रिश्तेदार को, सबको स्नेह करते हैं। हमारी प्राथमिकताएं वो सारे लोग होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इन सब के पीछे हम भूल जाते हैं कि हमारी शरीर है। हम अपने शरीर को कभी भी प्राथमिकता में नहीं रखते। समाज में पहुंचे, किसी ने कहा ये नशा को शुरू कर दिया, किसी ने स्टेटस में सिगरेट पीना शुरू कर दिया, किसी ने ड्रिंक करना शुरू कर दिया, पार्टी शुरू हो गई और वो धीरे धीरे लत में चढ़ गई। और उस लत की वजह से हमारा शरीर प्रभावित हुआ। जब हमारा शरीर प्रभावित होता है तो कहीं न कहीं हम अपनी उन सभी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाते हैं, चाहे वो पारिवारिक जिम्मेदारियाँ हों, व्यवसायिक हों, नौकरी की हों या सामाजिक हों। हम अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम अपने उन जिम्मेदारियों को नहीं पूरा कर पाएंगे। ये बात ही मैंने लोगों को समझाने की कोशिश की है। और इन बातों को समझाते समझाते उनको कैसे स्वस्थ रखा जाए। जैसे डॉक्टर साहब हैं, हम सब लोग जानते हैं, हमने उनको नए तरीके से मोटिवेट करने की कोशिश की। किसी का वेट ज़्यादा है, किसी ने खान पान अपना डिस्टर्ब कर रखा, तो हमने एक प्रोटोकॉल बनाया और उनको ये नहीं कहा कि आप नशा छोड़ दीजिए, उनको कहा कि कम करिए। हमने कहा आप स्वस्थ रखना चाहते हैं। कोई बोलता है कि मुझे बड़ी थकान लगती है, आलस लगती है, 9 बजे सो के उठता हूँ, 10 बजे सो के उठता हूँ, रात में नींद नहीं आती है। हमने उनको प्रोटोकॉल दिया। हमने कहा अगर आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, हमने कहा पानी पीना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, क्योंकि ये शरीर 70% पानी को बनी हुई है, लेकिन अल्कोहल मिला के मत पीजिए। आप पानी पीना, हम जानते हैं पानी पीना चाहिए, लेकिन हर 1 घंटे पर 1 गिलास पानी पीजिए और उसको सिप करके पानी पीजिए और बैठ के पानी पीजिए। एक उनको प्रोटोकॉल समझाया। वो प्रोटोकॉल का तरीका ये रहा कि उनको एक साइकोलॉजिकली मैंने उनको ये बताने की कोशिश की कि आप अपने रहन सहन खान पान से अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। मैंने उनको बताया आप फाइबर इंटेक करिए, खाना खाइए, 1 फ्रूट्स डेली खाइए और कोशिश करिए 10 से 11 के बीच में 1 फ्रूट्स खाइए। दोपहर में लंच करते हैं, आप 4 रोटी खाते हो तो 3 रोटी खाइए, 1 रोटी के बराबर आप सलाद खाइए। हम सब जानते हैं कि सलाद खाना चाहिए, फाइबर खाना चाहिए, लेकिन आज के समाज में वो सिर्फ टेबल मैनर्स रह गया है। आपका कभी मेहमान आपके घर में आता है तो उस दिन आप जब डाइनिंग टेबल बैठेंगे तो सलाद दिया, आपने काट लिया, क्योंकि मेहमान को भी खिलाना होता है। अब बताना वो मेहमान भी आपके वहाँ पहली बार सलाद खाता है, क्योंकि वो अपने घर में नहीं खाता है। ये हमारे आदत में नहीं रह गई है, हमको अपने उसको आदत में डालना होगा। दूसरी चीज़ है, हमको खाने के रात में हमने क्या कहा, हमने कहा आप 8 बजे के पहले खाना खा लीजिए। आप अगर चाहते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, आप चाहते हैं कि आपका वजन कम हो, आप चाहते हैं कि आपके अंदर थकान ना हो, आपके अंदर फुर्ती हो, तो 8 बजे से पहले। अब वो आदमी बताता है कि 10 बजे तो हम ड्रिंक करने बैठते हैं। तो अब हमने उसको धीरे धीरे सिखाया। हमने कहा जब कभी करते होंगे तो ठीक है, कम करिए, जब नहीं करते हैं तो आप 8 बजे खाना शुरू करिए। उन लोगों में हमने आदत डाली। हमने उनसे कहा, कुछ लोगों को ग्रुप बनाया, हमने कहा कि अपना आप हमको खाने की फोटो भेजिए तो हम उसमें करेक्शन कर सकेंगे, क्योंकि कुछ लोग झूठ बोलने लगे थे, चीटिंग करने लगे थे खुद के साथ कि हाँ हम ये बात कह रहे हैं, ये बात कि वो बोले कि हाँ सलाद खा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो नहीं खा रहे हैं। हमने कहा खाने की फोटो भेजिए, तो उन्होंने सलाद खाने में रखना शुरू कर दिया। उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया।
कुल मिलाकर के यह एक सामाजिक रूप से हम सब अपनी जिम्मेदारियों के साथ साइकोलॉजिकली इसको फिट करना होगा, क्योंकि जो लत पड़ गई शराब की या नशे की किसी को, वो धीरे धीरे अपने खान पान में परिवर्तन करेगा। देखिए खान पान तो उसका गलत है, नशा अलग से उसको कमज़ोर बताते जा रहा है। अगर वो खान पान में सही करेगा, पानी का इंटेक लेगा, फाइबर लेगा, रात में 8 बजे से सुबह 7 बजे तक 12 घंटे वो कुछ नहीं खाएगा, व्रत रहेगा, शरीर भी उसकी फिट रहेगी, उसकी इम्यूनिटी मजबूत होगी और उसको लगेगा कि हम इस खान पान से हम फिट हैं। जब आदमी को खुद फील होगा, महसूस होगा कि नशा हमको बुराइयों की तरफ ले जा रहा है, हमको बीमार कर रहा है और हम इसको दूर करके हम स्वस्थ हो सकते हैं, तभी जागरूकता के माध्यम से भी हम इसको कम कर सकते हैं और सुधार कर सकते हैं। तो हमने एक प्रयास किया और आपके दर्शकों के माध्यम से, आपके माध्यम से भी हम सबसे अपील करेंगे, खान पान में सुधार ले आएँ, कोशिश करें रात में 8 बजे से पहले डिनर कर लें, पानी का इंटेक बढ़ाएं, हर 1 घंटे पे 1 गिलास पानी पिएं। आपका वजन 20 किलो है तो 20 किलो वजन पर 1 लीटर पानी पिए। डॉक्टर साहब हैं बेहतर बताएंगे आप लोग कि ये रिक्वायरमेंट होती है। सिप करके पानी पिएंगे, जो आपके शरीर में बैड फैट्स हैं वो आउट होंगे और वो पानी शरीर को यूटिलाइज करेगा। कहने का मतलब हम अपने खान पान में बदलाव करके और एक दूसरे को जागरूक करके ही इस बीमारी से, चूंकि ये हम नशे की बीमारी से इस मकर जाल में ऐसे फंस गए हैं कि अभी आप सड़क पर निकलिए तो 4 आदमी मिलेगा तो उसमें 3 आदमी 2 आदमी नशा करता है। तो इस बड़ी बीमारी को दूर तभी किया जा सकता है और इसमें जन जागरूकता सबसे जरूरी है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार को कोई कदम भी उठाने चाहिए? बिल्कुल, देखिए अगर सरकार को अपने आमदनी की और स्रोत हम लोगों को बीमार करके, एक तरफ हम नशे को लत लगा के लोगों को बीमार करते हैं, दूसरी तरफ हम अस्पताल की बात करते हैं, वो बीमार हुआ आदमी उसको इलाज करते हैं, नशा करने के बाद नशा उन्मूलन केंद्र ले जाते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम इन सारी चीजों में इसकी नौबत ही न आए, हमको वो काम करना होगा। सरकार को भी इसमें सोचना होगा, ठीक है लती पड़ी है, धीरे धीरे ठीक होगी या सामाजिक स्तर से इस बीमारी को दूर किया जा सकता है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत निजी सुझाव है सरकार के लिए भी और मानना भी है कि सरकार को इस तरह की जो नशे की खेतियाँ होती हैं उस पर रोक लगानी चाहिए। जो इस तरह के अल्कोहल या इनकी जो दुकानें हैं उनको प्रतिबंधित करने के लिए कई राज्यों ने इस पर प्रतिबंध लगाए हैं। तो हम ये कह सकते हैं जब इजीली चीज़ें नहीं उपलब्ध होंगी तो कम तो नहीं होगी, लेकिन समाप्त नहीं होगी, लेकिन कुछ कम होगी। तो कहने का तात्पर्य सरकार को भी इस पर पहल करनी चाहिए और सिविलियंस को भी एक दूसरे को जागरूक करके इसको समाप्त किया जा सकता है। जी धन्यवाद दुबे जी, आपकी इस पहल के लिए जो आपने लोगों के लिए, समाज के लिए किया नशे को खत्म करने के लिए और आपके महत्वपूर्ण सुझावों के लिए। डॉक्टर विराट जी, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आजकल डिजिटल मीडिया बहुत है, मतलब लोग बच्चे जो हैं वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम कोविड पीरियड से जो है वो सिर्फ स्क्रीन टाइम ही दे रहे हैं, तो क्या वो भी कहीं ना कहीं वजह है नशे की लत को बढ़ाने के लिए? जी देखिए, बच्चे टीवी पर या मोबाइल पर क्या देख रहे हैं आप 24 घंटे मॉनिटर नहीं कर सकते। और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं कि आप एक साइट खोलिए 10 साइट अपने आप होती है। तो बच्चे क्या देख रहे हैं, उनके ऊपर दिमाग पर क्या असर पड़ रहा है, और ये थोड़ा सा बहुत कठिन सवाल है आज के समय पे। हर बच्चा अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करता है। हमारे पास अक्सर बच्चे आते हैं कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि बच्चा 6 महीने साल भर का है और वो मोबाइल लेके छोड़ दिया जाता है। माँ बाप के पास इतना भी नहीं है कि बच्चे के साथ में थोड़ा खेल, चूँकि न्यूक्लियर फैमिलीज़ का ज़माना चल रहा है, इसलिए बाबा दादी होते हैं तो मोस्टली सर्वेंट होती है, सर्वेंट के पास अपने नहीं था। तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम शुरुआत से ही मैंने देखा है कि शुरू हो रहा है, बच्चे डेवलपमेंटल डिले का शिकार हैं। जिस समय पे बोलना चाहिए उस समय पे बोलना ही नहीं आता, क्योंकि बच्चे को ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई आज तक बोलने की। जो उनके दिमाग में चीज़ें घर कर गई वही चलती रहती हैं। जो ये ऑटिज़म आजकल आप बहुत सुन रहे हो कि ऑटिस्टिक चाइल्ड है, इसका कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो और भी फैक्टर्स हैं उनको, उनके साथ साथ ये जो डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, मोबाइल जो कह लीजिए क्रांति है, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हर घर में बच्चे के लिए एक अलग फ़ोन है और माँ बाप का अपना यूज़ करने का अलग फ़ोन है।
तो उसकी वजह से एक तो बच्चों के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बच्चे जो भी उस पर देख रहे हैं, सीधी सी बात है, उस पर असर जो उनके दिमाग में छपता चला जाता है। ये कच्ची उम्र होती है, जब आप कच्ची मिट्टी को जैसा ढाल दीजिए वैसा ढलता चला जाता है। ये वही एज है जिसपे आप बच्चे को संस्कार दे सकते हैं, बच्चे के अंदर अच्छी आदतें डाल सकते हैं। बट अगर बच्चे ने उसी समय से अच्छे संस्कार छोड़ के जो बाकी खुराफात की चीज़ें हैं, कह लीजिए, वही उसके अंदर डालनी शुरू कर दी और वही उसके अंदर बढ़ता जा रहा है, तो आगे चल के वो बच्चा जो कहते हैं ना कि एक स्ट्रीम लाइन उसका अपना एक एम होता है, उस पर सीधे लक्ष्य की तरफ चलता है, वो चल ही नहीं सकता क्योंकि उसका दिमाग एक लाइन में है ही नहीं। बच्चे का दिमाग भटकाव की तरफ जाता है, तो उसको जरा सा भी कोई स्टिमुलस मिलता है, पीयर प्रेशर आता है या कहीं पर सोसाइटी में दिख गया या कोई 1% भी लगा कि पीछे से रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पेरेंट्स नहीं है या कोई घर वाला नहीं है, तो वो इंक्लाइन हो जाता है। तो डेफिनेटली उसका असर तो ज़रूर है, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस सोशल मीडिया या प्लेटफॉर्म इस प्लेटफॉर्म की। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर जायसवाल जी, मैं पूछना चाहूँगी, जैसा कि आपने बताया कि औरतें जो है वो बांझपन का शिकार हो रही हैं, इनफर्टिलिटी हो रही है उनके अंदर, कहीं ना कहीं उनकी गर्भावस्था में या मानसिक या शारीरिक उन्हें परेशानी हो रही है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या मतलब जो नशा कर रही हैं उसके बाद उन्होंने नशा छोड़ दिया, उसके बावजूद भी क्या उनमें ऐसी कोई परेशानी आती है? नशा छोड़ने के बाद उनकी परेशानी खत्म हो जाती है? अगर कोई चीज़ भी एकदम से छोड़ी गई है तो पहले तो शरीर से वॉश आउट होने तो उतना टाइम लेगी, धीरे धीरे, क्योंकि बॉडी हमारा खाली एक नहीं, मल्टीपल सिस्टम से बन के, साइकोलॉजिकल है, फिजिकल है, इन्फ्लुएंशियल है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसको एक साथ एक्ट करती हैं। वो होगा कम, फिर थोड़ी उनमें पॉजिटिविटी आने लगी, उनको ये लगेगा कि हाँ अब हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं। जब पॉजिटिविटी जब आती है तो उसमें पॉजिटिव हार्मोन बॉडी में बनते हैं और इस पॉजिटिव हार्मोन की वजह से बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं। तो जैसे कहते हैं ना आशावान बने, जब आशावान बनता है तो उसका सक्सेस रेट भी दिख जाता है। तो आप ये कहें कि नहीं असर करता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिपेंड करता है कि वो कितने लेवल का नशा ले रहा था और उसको नशा को छोड़ने में कितना टाइम लगा और उसको फिर वॉच आउट में कितना टाइम लगा। तो टाइम ड्यूरेशन वेरी कर सकता है, लेकिन डेफिनेटली नशा छोड़ने के बाद उसका असर आता है, ये बिल्कुल सच है। जैसे बहुत सारी, अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक दिन में कोई 50 सिगरेट जो कोई लेडी पी रही है, वो तो चेन स्मोकर है, वो तो पिए जा रही है, लेकिन उसका असर जो है उसके बच्चे पे हो रहा है। तो अगर उसको ये पता है कि नहीं मेरा बच्चा इससे खराब हो जाएगा, थोड़ी सी हम उसको पॉजिटिव वे में समझाएं तो शायद वो फिर मान जाएगी। और बच्चे के लिए हर माँ बहुत कॉन्शियस होती है और अपने बच्चे का चाहती है कि उसका बच्चा स्वस्थ और शरीर से नहीं दिमाग से भी स्वस्थ हो, तो जरूर उसका ध्यान दें। ये मेरा यहाँ दुबे जी ने एक वो बोला कि जो कुछ बता रहे थे दुबे जी कि सरकार का क्या रोल होना चाहिए। मेरे को एक छोटा सा एग्जांपल याद आया। मेरा बच्चा सेंट फ्रांसिस में पढ़ता था, उस समय की बात है, तो बड़ा हो गया। लंच टाइम में आप वहाँ पहुँच जाइए कि सारे बच्चे स्कूल से बाहर आके पान के आसपास की दुकानें और गुमटियों पे खड़े होते। क्यों आते थे? अभी बच्चे अभी 10th के हैं, 7th के हैं, 8th के हैं, उनको पान की गुमटी में क्या काम है? और मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम गुड फैमिली, वंस दे आर स्टडीइंग इन सेंट फ्रांसिस, मतलब अच्छे स्कूल में है तो अच्छी फैमिली से भी होंगे। तो ये इस चीज़ का थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना चाहिए कि स्कूल के पास ऐसी चीज़ों की शॉप्स ना हुआ करें। ये मैं थोड़ा सा सजेशन ऐड करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप सभी के इतने इम्पोर्टेंट, इतने वैल्यूएबल विचारों के लिए और उन सुझावों के लिए जो आपने समाज को दिए, सरकार को दिए, नशे की लत को छुड़वाने के लिए, नशा तस्करी और जो भी लोग नशा करते हैं उनके लिए। मैं जनता से अपील करना चाहूँगी कि आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर हम सभी ये प्रण लें कि ना हम खुद नशा करेंगे, ना ही किसी को नशा करने देंगे और कहीं ना कहीं अपने समाज को, प्रदेश को, देश को इस नशे की बीमारी से मुक्त कराएंगे और एक स्वस्थ भारत का निर्माण